जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। आज हमारे चैनल में आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 72 से आर्टिकल 78 तक। जैसा कि हम आर्टिकल 71 तक सारे आर्टिकल के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं और किस आर्टिकल में क्या व्यवधान दिए गए हैं उनके सबके बारे में हमने चर्चा की है। जो उपराष्ट्रपति तक जितने भी मैक्सिमम आर्टिकल थे वो कवर हो गए हैं। अब और भी आगे इनसे रिलेटेड आर्टिकल हैं पर मैक्सिमम आर्टिकल हमने कवर कर दिए हैं। तो आज हम आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 78 तक इनमें क्या क्या दिया गया है उनके सबके विस्तार से चर्चा करेंगे और जितना भी मैक्सिमम कवर हम करते जाएंगे। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो छूटेंगी वो आगे आर्टिकल में कवर होती जाएंगी। तो भारत का संविधान धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम बता देते हैं, जैसे ही हमारे आर्टिकल 100 तक कंप्लीट होंगे वैसे ही 100 आर्टिकल का हम एक रिवीजन जरूर करेंगे। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 100 तक एक ही क्लास में पूरा। तो जल्दी से जल्दी आर्टिकल 100 तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद पूरा रिवीजन क्लासिक आर्टिकल 1 से आर्टिकल 100 तक करेंगे। तो आज हम 78 तक कवर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम आर्टिकल 100 कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद एक पूरी रिवीजन क्लास आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 100 तक पूरा कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 78 तक। तो आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। ये हमारे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। ये हमने राष्ट्रपति के सेशन में बताया था कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्या क्या होता है। ठीक है, उसका आर्टिकल 73 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इन सभी आर्टिकल्स के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी जस्ट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। और आर्टिकल 78 भारत को राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। मतलब जो भी काम जो होता है, जो आर्टिकल 77 में क्या है, जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। आर्टिकल 78 में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति से बिना पूछे कोई काम नहीं होता है। जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो ये हमारे आर्टिकल 78 तक है। इन्हीं सभी की चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आर्टिकल 72 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 72 में क्या था? भारत के राष्ट्रपति, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं। जिसमें हमने पिछले वीडियो, जो राष्ट्रपति का वीडियो था, जिसमें हमने एक ट्रिक से सारे राष्ट्रपति के आर्टिकल याद करने के लिए बताए थे। और उपराष्ट्रपति के सेशन में भी हमने एक ट्रिक बताई थी जिसमें सारे आर्टिकल, आपको 2 ट्रिक से आर्टिकल सारे याद हो ही गए होंगे। तो उसी में हमने क्षमादान शक्तियों के बारे में भी बताया था जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ थीं। ठीक है, उसमें तो इसमें क्या क्या था? इसमें राष्ट्रपति की 4 तरह की शक्तियों के बारे में मैंने बताया था। नंबर 1 क्षमादान, क्षमा शक्ति। नंबर 2 प्रावलंबन। नंबर 3 परिहार। नंबर 4 लघुकरण। ठीक है, तो क्षमा में क्या है? दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि अगर दंड चाहे सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो या फिर किसी और न्यायालय ने दिया हो, जैसे तुम्हारा जिला न्यायालय है और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, किसी भी न्यायालय ने दिया है, परंतु एक इसमें ये क्लॉज रहता है कि राष्ट्रपति क्षमा तो कर सकता है पर लोकसभा की परमिशन या लोकसभा से सलाह लिए बिना नहीं कर सकता है। तो ये हमेशा याद रखना, लोकसभा नहीं, सॉरी, संसद की सलाह के बिना नहीं कर सकता है या मंत्रिमंडल की सलाह के बिना नहीं करेगा। जो भी काम करेगा वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करेगा। ठीक है, ये सभी में किसी को भी अगर क्षमादान देना है राष्ट्रपति को तो वो मंत्रिमंडल से सलाह जरूर लेगा। ठीक है, मंत्रिमंडल से क्यों लेता है आगे हम बताएंगे कि मंत्रिमंडल में क्या होता है। सभी जितने विभाग होते हैं उनके सबके उच्च अधिकारी मंत्रिमंडल में होते हैं। तो आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है उसके बाद प्रावलंबन। प्रावलंबन क्या है? मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। और परिहार में क्या है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। तो दंड में परिवर्तन किए बिना, जैसे किसी को अगर 10 वर्ष का 10 ईयर्स का कठोर कारावास है, ठीक है, कठोर कारावास का सज़ा मिला है, तो इसमें क्या है कि प्रकृति में परिवर्तन नहीं। ये देखो, या तो 10 ईयर्स को 10 ईयर्स ही रहेगा तो उसको साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा, कठोर कारावास अगर प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना है तो कठोर कारावास कठोर कारावास रहेगा, लेकिन उसको 10 साल को 5 साल कर देगा। मतलब किसी को अगर 10 साल का कठोर कारावास दिया गया है तो उसको 5 साल का कठोर कारावास कर देगा, या फिर 10 साल का किसी को कठोर कारावास है तो उसको 10 साल का साधारण कारावास कर देगा। ठीक है,
इसी तरह से ये तुम्हारा लघुकरण है, दंड की कठोरता को कम करना, यही मैंने बताया था अभी। तो परिहार और लघुकरण दोनों को मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद एक है विराम। विराम में क्या है कि किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, वो भी बता दिया, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियाँ हैं, इनको आप याद कर लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति संविधान में नए नए कानून बनाता है। अब इसमें बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति संविधान में नए नए कानून बनाते हैं, ये कैसे हो गया। हम तो ये सुनते आ रहे थे कि संसद जो है पार्लियामेंट, वही सारे कानून बनाता है, अब ये राष्ट्रपति का नाम कैसे आ रहा है। तो सुनो, पार्लियामेंट क्या होता है, संसद में दो सदन सबने सुना होगा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तीसरे पार्ट भी होते हैं जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो कोई भी कानून बनता है तो उसमें क्या है कि लोकसभा में या राज्यसभा में साधारण बहुमत या फिर विशेष बहुमत से पारित होता है। उसके बाद फाइनल अथॉरिटी जो है कानून बनाने की, वो साइन कौन करता है, वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। हमेशा याद रखना, कोई भी कानून अगर बनता है तो उसमें फाइनल अथॉरिटी जो है राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही उसमें साइन करते हैं। कोई भी काम अगर होता है, ये तो चलो संविधान में कानून बनाने की बात है, ऐसे जनरल में भी अगर देखो कि कोई भी अगर काम होता है जिस पे अगर जिस पेपर पे किसी ने अगर साइन कर दिया, अगर उसके बाद किसी के साइन की ज़रूरत है, मतलब जिसने साइन किया वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। जो लास्ट में साइन करता है उसके बाद उस काम को करने के लिए पूर्ण रूप से सहमति मिल जाती है, पूर्ण रूप से आधिकारिक जानकारी आधिकारिक तौर पे लिख दिया जाता है कि हाँ इसके आगे किसी का साइन बाकी नहीं है, तो वो ही फाइनल अथॉरिटी होता है। ऐसे ही संविधान में कानून बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा में ये साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से पारित तो होता है, लेकिन उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इसको रोक भी सकता है, इसको मैंने राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसमें बताया है, आप उसमें जाके देखिए कि राष्ट्रपति कैसे किसी भी कानून को पॉकेट वीटो का यूज करके अपने पास रख सकता है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। तो यही है कि संघ के कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति संविधान में नए नए कानून बनाते हैं। तो ये आर्टिकल 73 हो गया। आर्टिकल 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और पूरी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, मतलब सुप्रीम राष्ट्रपति को ही माना गया है। हालांकि शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं दी गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं सब प्रधानमंत्री के पास होती हैं। राष्ट्रपति एक औपचारिक रूप से हमारे देश में है, पर संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, ना कि आदेश देने के लिए, पर वो सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो वो एक तरह से आदेश ही हो जाता है, ठीक है। तो अब मंत्रिपरिषद क्या होती है, चलिए अब यहीं से शुरू होती है कहानी पूरी। आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 में पूरी मंत्रिपरिषद, जितने भी मंत्रिमंडल, सुपर कैबिनेट, किचन कैबिनेट, इनके सब के बारे में आ जाएगा। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों को समूह के मंत्रियों पर प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ठीक है। जितने भी मंत्रियों के समूह होते हैं उसमें सभी मंत्री समूह मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और यह प्रधानमंत्री की सलाह जो है ना, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, मानने के लिए नहीं, मानने के लिए बाध्य है। तो है तो सलाह। देखो क्या होता है, अगर हम अपने से बड़ों को कोई काम करवाना चाहते हैं तो उनसे हम क्या बोलते हैं कि एक रिक्वेस्ट है, ये नहीं बोलते हैं तुम ये जाके ये काम करो, ऐसे नहीं होता है। हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि हम अगर बड़ों से, हालांकि हमें काम वो करेगा ही, पर हमारी जो संस्कृति है हमको क्या बोलती है कि रिक्वेस्ट करके बोलना है। तो यही चीज़ यहाँ पे दर्शाती है कि हमारे संविधान में भी हमारी संस्कृति पिरोई गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे वो क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। और प्रधानमंत्री कौन होता है, पूरी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री क्या है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है। मंत्रियों एवं राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का कार्य करता है, ठीक है। तो जितने भी मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में, सारे मंत्री भी थोड़ी जा सकते हैं राष्ट्रपति से डायरेक्ट बात करने के लिए, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसे तो हर कोई भी चला जाएगा, एक आम आदमी भी चला जाएगा राष्ट्रपति से बात करने, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं तो उनको फॉलो किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जो है वही राष्ट्रपति से बात करते हैं। और कोई मंत्री अगर राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहले अपनी बात प्रधानमंत्री को बताएंगे, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएंगे। तो यही है, मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच संवाद के एक सेतु का कार्य करते हैं।
ठीक है। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया, और चौथे जो हैं उप मंत्री हो गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में क्या क्या होता है? चलिए, कैबिनेट मंत्री में ये क्या है, किसी भी विभाग में सबसे बड़े मंत्री होते हैं। ये अपने प्रभार के सही फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जितने विभाग होते हैं, जैसे रक्षा विभाग है, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऐसे जितने भी मंत्रालय होते हैं, तो ये अपने मंत्रालय के सबसे बड़े मंत्री होते हैं। जैसे अभी जो वित्त मंत्रालय है उसके मुख्य प्रमुख कौन है? अपना निर्मला सीतारमण है। और रक्षा मंत्रालय है, उसके प्रमुख कौन है? माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। और विदेश मंत्रालय, उनके प्रमुख कौन है? माननीय जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, ये कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हीं को कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए, ठीक है, कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए ये राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, इनको राज्य मंत्री कहा जाता है। अगर राज्य मंत्री किस काम आते हैं? अगर कैबिनेट मंत्री मान लो कहीं बाहर गए हुए, विदेशी दौरे पर गए हुए हैं, या कहीं और व्यस्त हैं, तो मान लो अपनी जगह पे नहीं है, अपने देश में नहीं है, कहीं और गए हुए हैं, तो उनकी जगह कैबिनेट मंत्री की जगह कौन रहेगा? राज्य मंत्री रहेंगे। ठीक है, और ये राज्य मंत्री जो होते हैं ना, हर जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, उनके सभी के साथ राज्य मंत्री रहते हैं उनकी सहायता के लिए। तो जैसे कोई मंत्री अगर नहीं है, जैसे विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, अगर बाहर विदेशी दौरे पर गए हुए हैं, तो उनके भी कोई राज्य मंत्री हैं, तो वो इनकी जगह ले लेंगे और सारा कार्यभार संभालेंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाएंगे। जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो ये नॉर्मल फिर राज्य मंत्री की तरह हो जाएंगे, और जब वो नहीं होंगे तो ये राज्य मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये राज्य में जितने विभाग होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे। ठीक है, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसमें क्या होता है कि जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है, तो उसी विभाग के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आ जाते हैं तो वह पुनः राज्य मंत्री का रूप ले लेता है। ऑलरेडी बता दिया मैंने। उसके बाद चौथा रूप है उप मंत्री। ये सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं। यह राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो उनकी जगह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाएंगे। उसके बाद राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं उप मंत्री। देख रहे हो कितना बड़ा एक सर्किल बना दिया है कि सभी को सहायता के लिए कोई ना कोई मंत्री चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब एक विभाग को दूसरे विभाग के केंद्र कैबिनेट मंत्री को सौंपा जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। ये याद कर लेना, अतिरिक्त प्रभार ये बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, पर बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर को सौंपा जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारे विदेश मंत्री कहीं गए हुए हैं, या फिर कोई भी मंत्री मान लो उनके पद से हटा दिया गया है, या फिर उनकी सीट गिर गई है, तो कुछ समय के लिए उनका जो मंत्रालय है किसी और को दे दिया जाएगा। जैसे कभी कभी रक्षा मंत्रालय जो है वित्त मंत्रालय ही संभालता है, या वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय संभालता है, या रेलवे मिनिस्टर जो होते हैं रेल मंत्रालय है वही कभी कभी वित्त मंत्रालय भी संभालता है। तो उसी को अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। जैसे एक ड्यूटी तो पहले से कोई कर रहा है, उसको किसी और की ड्यूटी और दे दी, तो 2 ड्यूटियाँ हो गई। तो जो एक्स्ट्रा ड्यूटी ये आई है किसी के पास, उसको अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल। अब देखो मंत्रिमंडल क्या होती है। इसमें क्या है, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। ठीक है, उच्च श्रेणी के मंत्री। उच्च श्रेणी के मंत्री कौन है? जो भी मंत्रालय के जो हेड होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी रक्षा मंत्रालय कौन है? राजनाथ सिंह जी। ऐसे ही सभी के मंत्रालय के जो उच्च मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल में भाग लेते हैं। ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आता है। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? आर्टिकल 352 में। ठीक है, मंत्रिमंडल का प्रयोग आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, राष्ट्रपति वाले सेशन में आप देखना। आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति कैसे राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। तो उसी में सबसे पहले मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा की गई है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो किचन कैबिनेट क्या होता है। किचन कैबिनेट कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रधानमंत्री के जो सबसे करीबी लोग होते हैं कैबिनेट में, उसी को किचन कैबिनेट कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक छोटा सा निकाय है, लघु निकाय, इसके आंतरिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसमें क्या है 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। वो भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट रहा है। तो औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था के साथ साथ सत्ता का मुख्य केंद्र भी होती है। किचन कैबिनेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट के मंत्री ही रहें, बल्कि इसमें पारिवारिक एवं मित्र सदस्य भी हो सकते हैं। इसके निर्णय की प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है। इसमें क्या है, गोपनीयता बनाए रखना आसान होता है, क्योंकि ये बहुत ही करीबी लोग होते हैं तो इनको, और ये बाहर, इसमें क्या बहुत से लोग जो हैं बाहर जो गोपनीयता होती है उसको खोलते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं, तो गोपनीयता बनाना आसान होता है। इसीलिए इस निकाय से प्रधानमंत्री को आसानी से अपने कार्य में सहायता मिलती रहती है। तो कुल मिला के क्या है कि प्रधानमंत्री के जो भी करीबी लोग हैं वही किचन कैबिनेट में रहते हैं। अब एक सुपर कैबिनेट, ये याद कर लेना, ठीक है। सुपर कैबिनेट क्या है, जो भी नीति आयोग पहले था, अभी योजना आयोग नहीं, पहले योजना आयोग था, अभी नीति आयोग, इसको सुपर कैबिनेट कहा गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। तो मैंने कैबिनेट सारे क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य प्रबंध, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद क्या है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य है कि मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी होगा, वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। तो हमेशा याद रखना, कोई भी काम, जैसे मान लो रेल मंत्रालय है, ठीक है, तो रेल मंत्रालय में अगर एक ट्रेन जो है पटरी से उतर गई, ठीक है, एक ट्रेन जो है पटरी से उतर गई, पटरी से नीचे उतर गई, तो उसमें क्या, जो ड्राइवर चला रहा था वही जिम्मेदार है? जी नहीं, उसमें पूरा रेल मंत्रालय जिम्मेदार है। उसमें पीयूष गोयल जी जो अभी रेल मंत्री हैं वो भी जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो वही इसमें बोला गया है कि मंत्रिपरिषद में जो भी कार्य करने, केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा जो भी उस मंत्री, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। सभी, मतलब वन फॉर ऑल फॉर वन, एक के लिए सभी और सभी के लिए एक, वो वाला हाल है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। निश्चित तो होता है, पर किस पर्पज़ में बोला जा रहा है वो देखिए। मंत्रिपरिषद अभी तक अपने, अभी तक नहीं, ये तभी तक, मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। जैसे ही विश्वास मत खत्म हुआ वैसे ही लोकसभा का विघटन हो जाएगा, ठीक है। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक जो सामान्य, देखो क्या होता है, सामान्य 5 वर्ष का तो कार्यकाल है ही है, तो ये तो निश्चित है 5 वर्ष तक तो रहेगी, लेकिन उससे पहले ही अगर विश्वास मत जो खो दिया तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और पूरी लोकसभा का विघटन हो जाएगा। और अपने पद पर बनी रहती है। मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ दिलाई जाती है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के समक्ष दिलाई जाती है। सभी मंत्रियों को बताएंगे आगे कौन दिलाता है शपथ। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, अब देखिए प्रधानमंत्री के कुछ ये तथ्य हैं जो हमें याद होना चाहिए। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो 2 बार कंटिन्यू बने थे, 1947 से 1964 तक कंटिन्यू यही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं, इनसे ज़्यादा अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक ज़्यादा नहीं रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जो केवल 17 दिन के लिए रहे थे, ठीक है, 1996 ईस्वी में। कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार गुलजारी लाल नंदा 1964 और 1966 में थे। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने कौन कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे 3 बार, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी 2 बार, और ये अभी कंटिन्यू है। तो ये याद कर लो। तो इससे क्या है, आपको जो भी प्रधानमंत्री का, कौन प्रधानमंत्री किसके बाद बना है, ये भी याद करने में आसानी रहेगी। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व अपना त्याग पत्र दे दिया था। मतलब इनकी सरकार थी, इससे पहले विश्वास प्रस्ताव इनको लाना था, पर इन्होंने उससे पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह, मतलब बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया तो विश्वास प्रस्ताव मतलब विश्वास मत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो इस वजह से इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब आया था, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, ठीक है।
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 ईस्वी को, याद कर लेना। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी, पर भारत के बाहर हुई थी, ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? शायद उज्बेकिस्तान में है। एक बार क्लियर कर लेना और कमेंट करना कि ताशकंद कहाँ पर है। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया। ठीक है, ये संसद में एक बार भी गए ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी मंत्री रहे हैं, इसीलिए हमारा देश आज इस स्थिति में है। इनको मतलब ही नहीं है देश कौन सी दिशा में जा रहा था उस समय। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान, मतलब ये उस समय प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु में एक बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के 40 वर्ष में और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के अभी तक के 81 वर्ष के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद जो है कैसे कार्य करती है और किस लिए कार्य करती है वो भी देखते हैं। इसमें क्या है, इसकी बैठक जो प्रयास नहीं, इसकी बैठक प्रत्येक सप्ताह में एक बार होती है, परंतु प्रधानमंत्री किसी भी समय बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक सप्ताह बैठक होनी चाहिए, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब वीक स्टार्ट होगा तभी बैठक होगी। प्रधानमंत्री जी जो कि मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, तो ये कभी भी ये बैठक बुला सकते हैं। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। इनके अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। इसकी बैठक के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं है। कोरम मतलब बताया नहीं मैंने, आर्टिकल 100 में आएगा कोरम। कोरम क्या होता है कि जैसे मान लो मंत्रिपरिषद में 100 मंत्री हैं। ठीक है, 100 मंत्री में अभी कोरम अगर डिसाइड कर दिया जाए कि 1/10 भाग मंत्री होंगे तभी आपकी बैठक स्टार्ट होगी, नहीं तो बैठक रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी इसमें निश्चित नहीं है कि 100 में से कितने मंत्री आएंगे। मतलब मान लिया मैंने 100 मंत्री, जितने भी मंत्री हैं उसमें कोरम डिसाइड होता है कि इतने प्रतिशत लोग आएंगे तो बैठक स्टार्ट होगी, नहीं तो रद्द हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसमें 2 मंत्री भी आएंगे बैठक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये है कि कोरम कोई निश्चित नहीं इसमें। मंत्रिमंडल की ओर से मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही प्रत्येक मामले का निर्णय लेता है। प्रायः सभी निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाते हैं। सभी मंत्रियों की सम्मत से सभी से बातचीत करके लिए जाते हैं। मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उसे अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और ये ऑलरेडी हो भी चुका है 1950 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और केसी नियोगी ने इसके बाद डॉक्टर मथाई और श्री देशमुख ने मंत्रिमंडल के निर्णय से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दिए थे। मतलब क्या है कि अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो सर्वसम्मत से ही निर्णय लिया जाएगा, परंतु अगर कोई भी एक सिंगल व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो भी मतलब जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है और वो अगर उस निर्णय से सहमत नहीं है और सहमत नहीं होना चाहते हैं, कुछ लोग तो क्या सहमत नहीं है लेकिन ठीक है सत्ता में है तो कर देते हैं काम, मान लेते हैं बात, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो जिनका ज़मीर जिंदा होता है, मरा नहीं होता ज़मीर, वो बोलते नहीं, ज़मीर जब तक जिंदा है तब तक इंसान जिंदा है, ज़मीर मर गया तो इंसान मर गया, फिर पुतले को लिए घूमते रहो, कैसे भी घुमाते रहो। तो ऐसे लोग कभी कभी ऐसे लोग होने भी चाहिए, तो ये अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। ये तो कहने की बातें हैं, बहुत कम ऐसा होता है। चलिए उप प्रधानमंत्री देखिए, क्या उप प्रधानमंत्री क्या हमारे संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री के पद का कोई भी जिक्र नहीं है, ना ही इसका कोई प्रावधान है। वही इसमें बताया गया है, संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं वो क्या है, संवैधानिक प्रावधानों से हटकर एक उप प्रधानमंत्री को नियुक्त करती हैं। यह एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है। ठीक, अभी तक कुल 8 व्यक्तियों को ही उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, किंतु ये क्या है, मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, लेकिन किंतु क्या व्यवहारिक दृष्टि से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाएगी तो उप प्रधानमंत्री पद संभालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री की मृत्यु अगर हो गई तो उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद और पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन कर दिया जाएगा। मोरारजी देसाई ने
अभी तक 2 उप प्रधानमंत्री एक ही बार में नियुक्त किए थे। उसमें पहले थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे जगजीवन राम। उसके बाद चौधरी देवीलाल को 2 बार उप प्रधानमंत्री अभी तक बनाया गया है। ठीक है, अभी तक 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो उप प्रधानमंत्री में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वही एक असंवैधानिक पद है जो एक मतलब लोक लाज के लिए, लोक लाज नहीं, किसी को थोड़ा सम्मान देने के लिए कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, तो इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया। तो पहले उप प्रधानमंत्री मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अभी तक 8 उप प्रधानमंत्री ही बनाए गए हैं। चौधरी देवीलाल को 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। और आगे देखते हैं मुख्यमंत्री जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री मतलब जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे वही आगे चल के प्रधानमंत्री बने। तो उसमें कुछ नाम नीचे दिए गए हैं, देख लो। मोरारजी देसाई हैं, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हैं, वीपी सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, एचडी देवगौड़ा हैं और नरेंद्र मोदी पता ही है, गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अभी प्रधानमंत्री हैं। काफ़ी समय से 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार फिर से चांस लग रहा है। चलिए आर्टिकल 75 तक हमने चर्चा कर ली है। आर्टिकल 76 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा। इसको तो मतलब दिमाग में एकदम बिठा लो। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको याद कर लो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद कर लो। महान्यायवादी, ये क्या है? ये देश के पहले विधि अधिकारी होते हैं। बस सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये देश के, पूरे देश के, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये देश के पहले विधि अधिकारी होते हैं। ये सरकार को कानून समझाते हैं। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ केस करता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही उसका सरकार के लिए केस लड़ते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सोचो, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों में गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी मुकदमे होते हैं उनको लड़ सकते हैं। ठीक है, और यह संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह इनकी सीट फिक्स होती है। ये बैठेंगे, परंतु एक काम होगा कि ये क्या है, वोटिंग के समय ये वोट नहीं करेंगे, संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे। जितनी भी कार्यवाहियाँ संसद की होंगी उसमें सभी भाग लेंगे, परंतु वोटिंग के समय ये वोटिंग नहीं करेंगे। और इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद परसेंट या इच्छा अनुसार ये पद पर बने रह सकते हैं कितने भी समय तक, जब तक राष्ट्रपति चाहें। ठीक है, इनका कोई भी समय फिक्स नहीं है। इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता। ये एक अवैतनिक पद है, लेकिन ये सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं ये उसी से पैसे कमाते हैं। भारत सरकार के खिलाफ ये केस कभी नहीं लड़ सकते हैं। और भारत सरकार के खिलाफ जो भी केस करता है उसी के खिलाफ ये केस लड़ते हैं। और सरकार के साथ सरकार के लिए केस लड़ते हैं, ना कि सरकार के खिलाफ। राज्य सरकार के पास भी एक सरकारी वकील होता है जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल, ये एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का जो हमारा नेक्स्ट भाग आएगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में क्या है? भारत सरकार के कार्य का संचालन। देखिए, भारत सरकार के जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य करेगा वह राष्ट्रपति के नाम से करेगा। जो कि मैंने पहले भी बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी काम जो है भारत में होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी नाम से सभी। जैसे साइन मान लो, कोई भी साइन है, कोई भी लेटर है, अगर उस पर साइन मान लो मारा है, किसने मारा? जयशंकर प्रसाद जी ने मारा है। कौन है? फॉरेन मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, विदेश मंत्री हैं। अगर तो ये लास्ट में क्या लिखा होगा? फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा होगा। फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे लिखा होगा लास्ट में। साइन ये मारेंगे पर नीचे लिखा फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही जितने भी मंत्रालय हैं उसमें सभी, जैसे कोई भी मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय में सभी लेटर पे साइन राजनाथ सिंह तो मार नहीं सकते हैं। तो राजनाथ सिंह की जगह कोई और साइन मारेगा तो उसमें क्या लिखा होगा? फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखा होगा, जिसमें ये होगा कि ये मंत्रालय जो है उनके नाम पर साइन मार रहा है। ऐसे जो भी काम है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किया जाएगा, कोई अपने नाम पे नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री भी जो भी काम करेंगे वो राष्ट्रपति के ही नाम पर करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। कोई भी प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जोड़ने के लिए, मतलब कोई भी काम अगर है मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच में कोई संवाद होना है तो प्रधानमंत्री ही बीच की कड़ी है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इधर तुम्हारे सारे मिनिस्टर हो गए, फिर ये प्राइम मिनिस्टर हो गए, पीएम, उसके बाद हो गया प्रेसिडेंट। ठीक है,
ऐसे करके ये पूरा खेला चलता रहता है। तो आज हमने पूरे आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 78 तक सारी डिस्कस किया है। इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अगर बनते हैं तो कुछ ऐसा छूट जाता है तो कमेंट करके बताइए, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में क्वेश्चन आंसर भी हम लेके आएँ तो हम ज़रूर लेके आएंगे, ज़रूर बताना। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे संसद के बारे में, तो उसको नहीं छोड़ना है। संसद के बारे में, संसद के 3 सदन है, सदन तो 2 ही होते हैं पर तीसरे प्रेसिडेंट होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। छोटों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें।